नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। कराची की सियासत में आए रोज होने वाली तब्दीलियों पर यकीनन आपकी निगाह भी है और हम भी उससे आपको आगाह रखे हुए हैं। MQM हमेशा से पाकिस्तान की सियासत में सेंटर ऑफ अटेंशन रहा है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन पिछले कुछ अयाम की अगर बात करें या माजी करीब की भी बात कर लें तो MQM ऐसा लग रहा था कि सियासत में कुछ खास माने नहीं रखती, लेकिन नंबर गेम में हमने हमेशा देखा है पार्लियामेंट में इन हाउस तब्दीली के लिए बहरहाल MQM ने अपना किरदार अदा किया है। और जहां MQM जिस भी पल्ले में अपना वजन डाल देती है वहां पर सियासतदान जो है जरा तगड़े हो जाते हैं। आज की जो इतलात है उसके मुताबिक बात ये हुई, बल्कि कल रात की अगर हम बात करें कि MQM के हवाले से एक अच्छी खबर MQM वालों के लिए कि उनको एक और वजारत मिलने जा रही है। लेकिन जाहिर है MQM हमेशा ये कहती आई है कि वो अर्बन सिटी को रिप्रेजेंट करती है, कराची की नुमाइंदा जमात है और कराची की बेहतरी के लिए काम कर रही है। जो कराची के मसाइल हैं उस पर भी वजीर आजम से मुलाकात हुई है गवर्नर सिंध की, और उन्होंने कहा कि हम कराची के जो मेयर हैं उनको भी बेहतर इख्तियारात देना चाहते हैं और हैदराबाद के मेयर को भी स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ विफाक से जो मिलने वाला पैकेज है उसकी मद में यकीनी तौर पर रकम भी मुंतकिल की जाएगी। लेकिन MQM एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी डार्लिंग बन चुकी है और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उनकी भी डार्लिंग बनती जा रही है। लेकिन इस सब से अवाम को क्या फैज मिलेगा या क्या फायदा होगा, ये यकीनन जानने के लिए हम सब के लिए जरूरी भी है। उधर हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अगले चीफ मिनिस्टर के लिए शायद नाम के लिए तजवीज हो भी रहे हैं। क्योंकि ये बात हम क्यों कह रहे हैं, आज बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर ये बात गर्दिश में है और यकीनी तौर पर जो नैब के हवाले से खबरें आ रही हैं वहां से भी इतलात है कि शायद चीफ मिनिस्टर सिंध की गिरफ्तारी अमल में आ जाए। अब ये जराए कह रहे हैं, ये कितना कंफर्म है, कितना रिकन्फर्म करना चाहिए या कितना इसे कह सकते हैं कि अब हम किसी कैफियत है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सिंध की नुमाइंदा बड़ी जमात है वो क्या कुछ कर रही है, उसकी हिकमत अमली क्या होगी। MQM जो है अपना वजन किस पलड़े में डाल रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है। क्योंकि हमने देखा कि पार्लियामेंट में अमीनुल हक साहब ने कहा कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जाएं आसिफ अली जरदारी साहब के, और जैसे ये बात कही गई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया MQM को और उन्होंने कहा कि हम उनकी जितनी भी कुर्बानियां हैं उसके मोतरफ हैं। तो इन्हीं सब अहम मौज़ूआत पर आज बात करेंगे। किस्मत किसकी बदलेगी, सियासी जमातों की या फिर शहरों की हालत की। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया कि कराची की सियासत कह लीजिए या अमूमी तौर पर मुल्की सियासत में MQM के किरदार को एक मरतबा फिर उभरते हुए देखा जा रहा है। दोनों बड़ी जमातें यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MQM को अपनी अपनी जानिब खींच रहे हैं। अब MQM कहाँ होगी, ये सवाल MQM के लोगों से ही होना चाहिए। MNA हैं उसामा कादरी साहब, पिछले दिनों काफी गर्जे बरसे भी हैं असेंबली में, उन्हीं से बात कर लेते हैं। उसामा कादरी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। उसामा साहब, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू पीपल कि एक और वजारत मिल रही है। देखिए, वजारत का तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मसाइल के हवाले से जो है यकीनन हमने जो है अपना मौक़िफ़ जो है वज़ीर आज़म के सामने पेश किया है और भरपूर अंदाज में पेश किया है कि अब तक 9 माह गुजर चुके हैं और अब तक हमें जो कराची के लोगों का जो मुकदमा था, कराची के लोगों के जो मसाइल थे उसकी तरफ कोई खातिर ख्वाह जो है तवज्जो न दी गई या फिर वो जो है अभी तक कोई चीज वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आ सकी, तो वो मुकदमा हमने पेश किया। तो मुकदमा पेश करने की सूरत में एक वजारत आपकी झोली में आ रही है, ये बात तो हतमी है, क्योंकि फरूक नसीम साहब से जो मुलाकात हुई है वजीर आजम की, उन्होंने कहा कि दे रहे हैं, गवर्नर से भी उन्होंने कहा कि आप दे दें एक वजारत। देखिए, ये यकीनन ये वजारत जो है ये कोई हमारा मेन मकसद नहीं है, लेकिन जो हमारी बातचीत इब्तदाई तौर पर जो PTI के साथ तय हुई थी उसकी अगर वो उसकी इम्प्लीमेंट पर जा रहे हैं तो मेरे ख्याल इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन उससे वैसे कौन सी वजारत मिल रही है उसामा साहब? इस्लामाबाद में तो खबरें हैं, लेकिन आपके मुंह से भी हम सुनना चाह रहे हैं, कौन सी वजारत पर है इजमा? मैं अभी ला इल्म हूँ इससे कि वजारत दी भी जा रही है या नहीं दी जा रही, लेकिन बेसिक चीज जो है वो ये है कि असल मुकदमा कराची का है
कराची का मुकदमा लड़ने के लिए कि अगर एक वजारत दी भी जाती है तो यकीनन एमक्यूएम को वो वजारत दी जाए जिससे कराची के लोगों के मसाइल के हल में मदद मिले। अच्छा, वो वजारत गवर्नर तो नहीं हो सकता ना, चीफ मिनिस्टर में आपको नाम हो सकता है। अब कोई अगर विफाक में आपको वजारत मिलेगी तो आप समझते हैं आप एक्सरसाइज कर पाएंगे कराची के लेवल पर एटलीस्ट उसको? यकीनन इससे पहले भी जो है कराची के लोगों के लिए और सिंध के लोगों के लिए बेहतरी के काम किए, और यकीनन अगर कोई ऐसी चीज हुई तो इंशाल्लाह एमक्यूएम अपना भरपूर जिस तरह से अपना एक अंदाज के साथ जो है उसने चीजों को चलाया है वो चलाएगी, और यकीनन बेहतरी के लिए विफाक के साथ मिलकर काम कर रही है और करती रहेगी। सिंध में जिस पार्टी के साथ मुसलसल बुनियादों पर आप खड़े हो रहे हैं ऑपोजिशन की हैसियत में, एमक्यूएम है, वो एमक्यूएम है आप, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जाहिर है सिंध में हुक्मरान जमात, वो भी आपकी मोतरफ हो गई। बिलावल साहब कह रहे हैं कि हम एमक्यूएम के मोतरफ है कि एक्शन ऑर्डर जारी करने का कहा आसिफ अली जरदारी साहब के। तो इस सिचुएशन में जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आपको अपनाना चाहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि आप उनका हिस्सेदार बन जाएं, आपका रुख किस जानिब है? देखिए, यकीनन हमारा जो है टैक्ट हुआ है मसाइल के हवाले से तहरीक इंसाफ के साथ, और यकीनन हम उसी पर कारबंद हैं। लेकिन अगर किसी रुकन असेंबली के साथ कोई ज्यादती होती है, क्योंकि ये माजी में हमने सबसे ज्यादा इन चीजों को फेस किया है और इन चीजों को भुगता है कि अगर किसी रुकन असेंबली का इस्तेहकाक है और वो अभी मुलजिम है, मुजरिम नहीं है, तो यकीनन उसका ये इस्तेहकाक बनता है कि वो असेंबली में हाजिर हो और वो जो है उसको लाया जाए, जो भी कानूनी तरीका है उसके मुताबिक उसको लाके उसके हल्के की नुमाइंदगी के लिए उसको जो है आजादी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, आप ही की बात की कंटिन्यूएशन में आगे बात करते हैं। टेलीफोन लाइन पर साथ ही रहेगा आलमगीर खान है, एमएनए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जाहिर है कराची में उन्होंने फिक्सिट के हवाले से बड़ा काम भी किया और अब भी हो रहा है उनके बैक पर भी काम। आलमगीर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम। आलमगीर खान साहब, ये क्या हुआ? एमक्यूएम इतनी अच्छा कैसे हो गई आपके लिए कि आप कह रहे हैं कि हम इनको वजारत भी दे रहे हैं? फिर आपने ये भी कहा है जाहिर जमात की जानिब से ये बात सामने आई है कि न सिर्फ ये कि जो कराची पैकेज है वो भी मिलेगा बल्कि हम मेयर को भी स्ट्रेंथन करेंगे। देखिए, अगर तो इश्यूज पे सियासत होती है तो ये खुशाइन है। अगर इश्यू ओरिएंटेड कोई इल्हाक होता है, कोई मसाइल के हल के लिए आपस में सर जोड़ा जाए तो ये खुशाइन है। और कराची के इश्यूज ऐसे हैं कि उसके लिए जो भी कराची के स्टेक होल्डर्स हैं सबको एक होना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि याद रखें यहाँ से एमक्यूएम भी उनका भी वोट बैंक है और पीटीआई का भी एक वोट बैंक इमर्ज हुआ है। ठीक है, तो हम सबको एक होना पड़ेगा इन हुकूमत से लड़ने के लिए और कराची का हक लेने के लिए। इस वक्त कराची के जितने मसाइल हैं वो मेजॉरिटी बल्दियाती इशूज है। आप पानी का उठाएं, सीवरेज का उठाएं, कचरे का उठाएं, सड़कों का उठाएं, तो और वो इख्तियार, वो इदारे, वो वसाइल, वो फंड सब सूबे के पास है। और मुझे नहीं समझ आती कि क्यों कराची के साथ सौतेले जैसा, ये बोलना भी मुनासिब नहीं लेकिन ऐसा है, सौतेले जैसा सलूक किया जा रहा है। अच्छा, जब ये आवाज, आलमगीर साहब कतई कलामी की माफी दीजिएगा, जब ये लफ्ज एमक्यूएम इस्तेमाल कर रही थी तो आप लोग इसको नहीं मान रहे थे, अब आप कैसे इसके ऊपर आपका आ गया कि हाँ बिल्कुल वाकई सौतेलापन हो रहा है कराची के साथ? नहीं, एमक्यूएम की इस बात से तो जब कराची के लिए इन्होंने बात की, कराची वाला उसको फील भी करता है, और मेरा ख्याल है कि कराची एमक्यूएम को इसीलिए माजी में वोट दिया कि वो कराची के हकूक़ के लिए लड़ते थे। लेकिन मैं ये वाजे करूं कि जहाँ तक जरदारी साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात है तो मैं हैसियत एक कराची वाला, मुझे नहीं पता स्पीकर का, वो स्पीकर बेहतर बताएंगे कि क्यों जारी नहीं हो रहा, वो लीगल ओपिनियन ले रहे हैं उस पर, मुझे कोई टेक्निकलिटीज या लीगैलिटीज नहीं पता। लेकिन एक कराची वाला होने की हैसियत से मुझे खुशी है कि वो शख्स आज जेल में है। मुझे खुशी है इस बात की कि कराची का जो इसने हाल किया। सर, आपकी देखिए, मैं आपको कट कर रही हूँ, लेकिन आलमगीर साहब, आप इस वक्त जो सीट होल्ड कर रहे हैं वो एक एमएनए की सीट होल्ड कर रहे हैं। बीइंग एन एमएनए, आप कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी पर आप खुश हैं? मैं अपनी जाती कैपेसिटी में बहुत खुश हूँ इस बात से। ओके, जो कराची के साथ हाल किया इन्होंने, ठीक है, उसका अगर ये सिला है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट द नेक्स्ट? क्या आप समझ रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारियों की खबरें भी ज़ेरे गर्दिश हैं? अगर चीफ मिनिस्टर भी गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर आपकी खुशी तो दोहरी हो जाएगी। देखिए, मिले हुए तो सब थे ना। अब ये जो ओमनी को जितने पैसे रिलीज हुए वो चीफ मिनिस्टर के जरिए से हुए, उन्होंने करवाया सारे पैसे।
تو چیف منسٹر اگر جاتا ہے اس میں تو ایک چیز تو واضح ہے کہ اس وقت جو چھوٹے چور کی سزا ہے بڑے چور اور ڈاکو کی بھی وہی سزا ہے. قانون سب کے لیے برابر ہے, سب کو ایکولی ٹریٹ کر رہا ہے. وہ چاہے پی ٹی آئی کے وزراء ہوں پنجاب میں, آج وہ بھی جیل میں, اور وہ چاہے پیپلز پارٹی کے کیوں نہ ہو وہ بھی جیل میں. تو یہ چیز میرے لیے ایک عام آدمی کے لیے بہت خوش آئن ہے, اور میرا خیال ہے کہ چھوٹے چور جو ہے وہ کافی خوش ہوں گے اس چیز پہ کہ آج جو ہے علاج کے لیے کوئی باہر نہیں جا رہا, آج کسی کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہے بلکہ ایکول ٹریٹمنٹ ہے سب کے لیے. اچھا یہ بات جو دیکھیں عالمگیر صاحب, کیونکہ ظاہر آپ حکمراں جماعت ہے, سینٹر آف اٹینشن ہمیشہ رہی ہے ایم کیو ایم. آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں بڑا کردار ہے ایم کیو ایم کا, جہاں منہ ہو جاتی ہے لوگ وہیں چلنا شروع ہو جاتے ہیں, کیا ضرورت سب کو پڑتی ہے ایم کیو ایم کی؟ دیکھیں ایم کیو ایم میں پھر سے کہوں ایشوز اورینٹیڈ, جیسے ایم کیو ایم کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ایشو کے لیے ہم ساتھ بیٹھیں, ایشوز کے حل کے لیے ہم ساتھ چلیں گے, اسٹرگل کریں گے. تو جہاں ایشوز اورینٹیڈ سیاست ہوتی ہے وہ بہت ہی پازیٹیو چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا کیونکہ آپ اسلام آباد میں ہیں, گورنر کی تبدیلی کی خبروں کی تردید کریں گے یا تائید کریں گے؟ دیکھیں میری نالج میں ایسا کچھ ہے نہیں, لیکن یہ ناممکن کے قریب ہے کہ عمران اسماعیل صاحب کا کوئی متبادل, چاہے وہ کمپیٹنسی میں گئے, متبادل ہے نہیں. ٹھیک ہے, یعنی گورنر بھی تبدیل نہیں ہو رہے ہیں. اب ذرا بات ہو جائے 162 ارب روپے کے کراچی پیکج کی. یہ پیکج کب تک مل رہا ہے عالمگیر صاحب کراچی کے لیے؟ دیکھیں ابھی تو بجٹ منظور ہونا ہے نمبر 1, اور اس بجٹ میں کراچی کے لیے کوئی مور دین 50 بلین سے اوپر کے پروجیکٹس ہیں. بالکل ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو 162 ارب کے پروجیکٹس کا اعلان کیا گیا تھا اس میں یاد رہے کہ 100 بلین کے وہ پروجیکٹس ہیں جو پبلک پرائیویٹ وینچرز پر ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور بقیہ جو ہے اس میں 35 ارب کے قریب وہ پروجیکٹس تھے جو پچھلے ماضی کے چلے آ رہے ہیں, اور باقی جو ہے وہ اس بجٹ میں ان کے لیے ایلوکیشن کی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ بجٹ اپروو ہوتا ہے. اچھا آپ اس پہ بڑے جسے کہتے ہیں فرم ہے کہ بجٹ اپروو ہو رہا ہے, تو ذرا اسامہ قادری سے بھی پوچھ لیتے ہیں, بجٹ اپروو کروانے جا رہی ہے ایم کیو ایم؟ یقیناً یہ بجٹ جو ہے جو پیش کیا گیا ہے اس میں ہم اپنے اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے کیا کیا چیزیں رکھی گئی ہیں, غریبوں کو کتنا فائدہ ہے اور کتنا نقصان ہے, اور بزنس مین کہاں کھڑے ہوئے ہیں, ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور یقیناً اس میں ہماری جو سفارشات ہیں اس کو بھی ہم اس میں لے کر آئیں گے کٹ موشنز میں, اور اس میں جو ہے جو بھی ہماری شہر کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے, بزنس کمیونٹی کے حوالے سے جو چیزیں ہوں گی ان کے اوپر ہمارا جو ہے جو احتیاطی رد عمل ہے وہ بالکل سامنے آئے گا. اوکے, لیکن اسامہ صاحب ذرا یہ بتا دیں کہ یہ جو ایلوکیشن ہوئی ہے 162 ارب روپے کے کراچی پیکج کی, ظاہر ہے وہ اپروو ہوگا بجٹ, کتنا ملے گا, کیا ملے گا, اس پر کچھ بات ہوئی ہے, کچھ کلیئرنس ملی ہے, اور کیسے ملے گا یہ زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے. 162 ارب کا جو پیکج ہے اس کے لیے جو ہماری بات چیت ہوئی ہے وہ شہر کے حوالے سے, تو اس میں 20% اس کا جو ہے وہ حیدرآباد کے لیے ہے, تاکہ حیدرآباد کا جو اس وقت برے حال زب و حالی کا شکار ہے وہ, تو اس کے لیے بھی اسی میں سے دیا جا رہا ہے. لیکن افسوسناک بات یہ بہرحال یہ جو بھی ہے ایک کم سے کم ایک پیکج تو آیا ہے, لیکن یہ پیکج کراچی کے حساب سے بہت کم ہے, کیونکہ کراچی وہ شہر ہے کہ جو وفاق کو 60 سے 65% جو ہے ریونیو دیتا ہے, اور سندھ کا ریونیو جو ہے وہ 95% جو ہے وہ کراچی سے لیے جاتا ہے. تو انتہائی افسوس کی بات ہے کہ, لیکن بہرحال ایک خطرہ تو کم سے کم جو ہے وہ ابتدا ہوئی اس کی کہ کم سے کم اناؤنس ہوا, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آگے چل کر یہ کراچی کی بہتری اور ترقی کے لیے جو ہماری وزیر اعظم صاحب سے بات یہ ایک ڈیلیما کہہ لیں اسامہ قادری صاحب, یا کچھ بھی کہیے گا, آج سارا دن ہم ٹرائی کرتے رہے کہ میئر کراچی ہم سے بات کریں, میئر حیدرآباد ہم سے بات کریں, یا ڈیپٹی میئر کے لیول پر بات ہو, لیکن جو لوگ ہیں جو کہ کنسرن ہے کراچی کا, وہی اپنی بات یا آواز نہیں اٹھا رہے اس معاملے پر, کیوں؟ نہیں, یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا. وسیم اختر صاحب جو ہے اس شہر کے لیے بڑی بھاگ دوڑ اور کاوشیں کر رہے ہیں, تو یقیناً ان کی کوئی مصروفیت ہوگی, اور ایسا نہیں ہو سکتا. اور حیدرآباد میں کیا سلسلہ ہے؟ حیدرآباد میں بھی ایم کیو ایم کے میئر ہیں. بالکل, حیدرآباد میں بھی یقیناً کسی کاموں میں مصروفیت ہوگی, یا وہ ان تک آپ کا میسج کنوے نہیں ہوا ہوگا, ورنہ وہ یقیناً
हैदराबाद की सूरत हाल बताते हैं। और हैदराबाद की मैं एक चीज और बता दूं आपको कि अभी हमने जो वहाँ के लोगों का दरीना मुतालबा था कि हैदराबाद शहरी यूनिवर्सिटी का कयाम, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एमक्यूएम कामयाब हुई है और हैदराबाद के लोगों के लिए खुशखबरी है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर जो है वर्किंग शुरू हो रही है और जो है एक बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पर हैदराबाद के लोगों यानी कराची और हैदराबाद की किस्मत बदलने वाली है, एमक्यूएम को वजारत मिलने वाली है, राइट? वजारत जो है वजारत भी यकीनन मिलनी चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर एमक्यूएम की अगर ये हैसियत है और एमक्यूएम के अंदर अगर इतना टैलेंट है और जिसका बरमला इजहार जो है वजीर आजम साहब खुद कर चुके हैं, तो यकीनन उन्होंने कहा आप लोग नफीस लोग हैं। नफीस लोग हैं तो नफीस लोग जो है यकीनन पढ़े लिखे भी होते हैं और वो बाशऊर भी होते हैं और समझदार भी होते हैं और चीजों को चलाना और मैनेज करना भी जानते हैं। ठीक है। तो यकीनन हम जो है ये चाहते हैं कि भरपूर किरदार एमक्यूएम को अदा करने दिया जाए। ठीक है। अच्छा, आप किरदार की बात की ना आपने लोकल बॉडीज का, आपको मालूम है सर कि आप आइन में अमेंडमेंट कैसे करवाएंगे? यहाँ पर मेयर के लिए जाहिर पूरी तरह से जो बल्दियात का निजाम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख रही है, सईद गानी साहब उसको देख रहे हैं, अमेंडमेंट हो चुकी है, उसमें तब्दीली आ गई है, मेयर के पास इख्तियारात नहीं है, आईनी तौर पर कैसे बेहतर कर पाएंगे आप इस चीज को? देखिए, इसमें ये यकीनन 118वीं तरमीम के जरिए और दूसरा बदकिस्मती सिंध की ये है कि सिंध में जो है इन्होंने वो नौकरशाही निज़ाम को दोबारा इस तरीके से इम्पोज कर दिया है कि वो जो है उसमें एक आम आदमी की दस्तरस और उसके मसाइल के हल के लिए तमाम रास्ते मसदूद कर दिए गए हैं। मेयर को यकीनन बेइख्तियार कर दिया गया है, उसके पास न कचरा उठाने का इख्तियार है, न उसके पास पानी की सप्लाई का इख्तियार है, न उसके पास गटर लाइनों की दुरुस्ती का इख्तियार है। लेकिन उसके बावजूद हम वजीर आजम साहब से ये मुतालबा करते हैं और ये हमने बारहा उनसे ये कहा है कि कानूनी तौर पर कोई ऐसी चीज की जाए कि एनएफसी अवार्ड में से जो प्रोविंस का पीएफसी अवार्ड बनता है तो उसमें से जो है डायरेक्टली कोई ऐसा रास्ता निकाल कर कराची शहर को, फरूक नसीम साहब रास्ता निकाल लेंगे, माहिर कानून है, जाहिर है वो यकीनन उनकी जिम्मेदारी है और उन्हें निकालना चाहिए, क्योंकि ये शहर जो है पाकिस्तान की माँ है और माँ अगर सबको पाल रही है तो उसका ख्याल रखना भी पाकिस्तान के तमाम सूबों का, फेडरल गवर्नमेंट का और खुसूसन हुकूमत सिंध का ये बुनियादी हक है कि वो उसको उसके जायज हक दे। ठीक है। आलमगीर खान साहब, कौन सी वजारत दे रहे हैं आप लोग एमक्यूएम को? मेरे इल्म में नहीं है, जिस तरह आपने न्यूज में देखा, मुझे भी न्यूज के जरिए ही मालूम चला है। और बहरहाल वजारत तो एक चीज तो तय है कि इमरान खान की वजारत ऐसी है कि जो काम करेगा वही टिकेगा। अच्छा। तो माजी में जो परफॉर्म करेगा वही रह सकेगा। तो जिसको भी हमारे जिस इलाके को भी मिलती है तो मुल्क के लिए उन्होंने काम करना होगा और इमरान खान के यही स्टैंडर्ड्स हैं, तो इस स्टैंडर्ड पे पूरा उतरना होगा। लेकिन आलमगीर खान साहब, आपको मालूम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमात है सिंध में और सिंध में जाहिर है कराची है, यहाँ पर काम करना आईनी हैसियत में ना आपके लिए मुमकिन है और ना ही एमक्यूएम के लिए, अगर हम बात करें सूबाई सतह की, तो फिर ये कैसे फॉर्मेशन कैसे होगी इस काम की? देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है और बावजह है कि इदारे, इख्तियार, फंड, वसाइल सब पीपल्स पार्टी के पास है। ठीक है। और लेकिन एक चीज तो है कि आप एक तरफ प्रेशर क्रिएट करते हैं। आज ये चीज वाज़ेह है कि एमक्यूएम और पीटीआई जो कराची के लिए अगर हम आवाज होती है तो उसका एक प्रेशर बिल्ड होता है, वो चाहे सूबाई असेंबली में है चाहे कौमी असेंबली में। ठीक है। और साथ जो अगर कोई वजारत मिलती है तो वजारत तो खैर वो नेशनल या फेडरल ओरिएंटेड ही होनी है और उसी के इदारे चलेंगे। तो कराची में मुझे नहीं पता कि किस हद तक हम कराची को उस पर फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि कराची वाले को खुशी होगी कि मेरा कोई नुमाइंदा मरकज में उसको एक और वजारत मिली है। ओके। अच्छा, एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है मुझे आलमगीर खान साहब, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सामा कादरी आलमगीर खान के साथ हमें ज्वाइन हैदर भी, और कोशिश करेंगे कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से भी बात करें कि कराची में ये जो तब्दीलियां हैं, कराची की बेहतरी के लिए जो कुछ हो रहा है, इस पर क्या ख्याल है। और बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि मुकम्मल तौर पर निशाने पर है अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर और हाथ पांव बांध कर एमक्यूएम को जो डाल दिया गया है, बार बार एमक्यूएम कह रही है कि हमारे मेयर के पास इख्तियारात नहीं है, हम डिलीवर करना चाहते हैं कराची को और सिंध को, तो ये कैसे मुमकिन होगा? राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वर्जन लेना बहुत जरूरी है। रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताज हैदर साहब टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जरा उनसे भी हालात पर बात कर लेते हैं। ताज हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम सलाम। ताज हैदर साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है सियासत की वो तो आपके सामने है ही, लेकिन एमकेएम हमेशा से सेंटर ऑफ अटेंशन रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी एमकेएम के मुतरफ हो गए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, उन्होंने एक उसूली बात की है कि जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जाएं मेंबर साहिबान के, ताकि नुमाइंदगी हो सके उन हलकों की कि जहाँ से वो मुंतखब होके आए, और जिसपे चेयरमैन ने उनका शुक्रिया अदा किया। अच्छा, लेकिन और बहुत सी बातें हैं। ठीक है कि वो अगर चाहते, वो और जीडीए और दूसरी जमातें जो कि जिनकी वजह से ये गवर्नमेंट बनी है, जिनकी सपोर्ट की वजह से, तो बजट के अंदर काफ़ी आवाम के लिए अच्छी चीज़ें लाई जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं ताज हैदर साहब कि एमकेएम जो है उसको एक वजारत भी दे रहा है वफाक, और वफाक की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि बजट अप्रूव करवाने में एमकेएम अपना पलड़ा यकीनन हुक्मरान जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में डाले, तो फिर आपके हिस्से में क्या रह जाएगा पीछे? नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि वो उनका आपस का मामला है, कितनी वजारतें होते हैं, मतलब जो भी बात होती है, और उस पर जाहिर है कि हमें एतराज नहीं है कि किसको कितनी वजारतें मिलती हैं, लेकिन बजट की तैयारी के अंदर उनको अपना हिस्सा डालना चाहिए, और उनको ऐसी तमाम चीज़ें कि जो हमारी एक्सपोर्ट को ख़त्म कर रही हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज को बंद कर रही हैं, जो मुल्क में बेरोजगारी फैलाएंगी, जो लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे ले जाएंगी, उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन रोकना चाहिए। ताज हैदर साहब, कराची की अगर हम बिलखुसूस बात करें तो कराची में मेयर कराची मुसलसल बुनियादों पर कह रहे हैं कि मैं काम करना चाहता हूं, लेकिन सिंध हुकूमत मुझे काम नहीं करने दे रही क्योंकि तमाम तर इख्तियारात सिंध हुकूमत के पास है। तो फिर शहर की हालत, हैदराबाद की हालत कैसे बदलेगी? कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर होगा? वसाइल है नहीं तो मसाइल हल कैसे होंगे? नहीं, हम तो बिल्कुल ही सिंध के लोग हैं, तो हम तो कुछ नहीं जानते। सबसे खराब हमें हर चीज़ जो है यहाँ खराब है, हर चीज़ें, लेकिन बाकी सूबों से लोग यहाँ पे चले आते। इस जगह तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तो भूख है, बीमारी है, इलाज नहीं होता। यहाँ से तो बच के निकलना चाहिए, लेकिन जिसे देखो वो नहीं चला आ रहा है। अच्छा। और उनके आने की वजह से मसाइल और बढ़ रहे हैं। अच्छा। तो ये तमाम चीज़ें कहना कि जनाब ये खराबी है, ये खराबी है, ये खराबी, मतलब बड़े शाइस्ता अंदाज में आपने बात कह दी ताज हैदर साहब। लेकिन जरा ये भी बताएं ना, खबरें तो ये भी गर्दिश कर रही हैं सर कि चीफ मिनिस्टर सिंध जो है उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जराए ये कह रहे हैं, नैब की जानिब से भी शायद ये बात आ सकती है सामने। कि आपके पास हैं कोई ऐसी चीजें नॉलेज में? नहीं, मतलब इसके हम इन मामला को अहमियत नहीं देते। मैं खुद पता नहीं कितनी दफा जेल गया हूँ, और अपनी अल्लाह अगर इज्जत देगा तो मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन ये कि ये चीज़ें अहम नहीं है। अहम चीज़ें वो हैं जिनकी तरफ मैंने आपसे कहा था, ये भूख, ये बेरोजगारी, ये तमाम जो जिस तरीके से स्मगलर्स ने पूरी मईशत को पकड़ रखा है, जिस तरीके से यहाँ पे नामुमकिन हो गया है ईमानदारी से कोई करना है। मतलब ये कि गरीब ही नहीं हो रहा, ये जो बड़े बड़े सरमायादार हैं वो सर पकड़ के बैठे हुए। तो ये तमाम चीज के इसने तो नावत में तेरे सैद ना छोड़ा जमाने में, ये तो बिल्कुल ही तबाही। ताज हैदर साहब, परफॉर्मेंस की आपने कहा ना कि हाँ बहुत बुरा होगा, फिर भी लोग यहाँ आ रहे हैं, कराची का रुख कर रहे हैं, सिंध का रुख कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ज़ाहिर आपका इशारा यही था, लेकिन सर डिलीवर अगर हम बात करें, जो हम ज़ाहिर आप भी सड़कों पर सफ़र करते हैं, इसी शहर की हम भी करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सर, आपको मालूम है छोटे छोटे इलाकों में सड़कें नहीं बन के दी हैं अभी तक, पानी का मसला आपको मालूम है, एंड सो मैनी अदर्स, कचरा यहाँ नहीं उठता। मतलब बहुत छोटी छोटी बुनियादी चीज़ें हैं जिससे कराची जैसा शहर सफ़र कर रहा है सर। एक इंतहाई छोटी बात यह है कि जो फेडरल गवर्नमेंट से हमें ट्रांसफर होने थे उसमें 120 बिलियन कम हुए। ये बहुत ही छोटी मामूली रकम है, 120 बिलियन की। और इस दफा भी मुराद उम्मीद लगाए बैठे हुए के लिए 830 बिलियन ट्रांसफर होंगे, क्योंकि उनको फेडरल बजट के अंदर ये फिगर दे दी गई है। 830 बिलियन की जगह अगर 500 बिलियन हो जाए
तो मैं शुक्रानी की नस्ल हूँ। लेकिन ताजेदर साहब, मैं ज़ाहिर है आप बहुत सीनियर आदमी हैं, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही थी, जब खुद वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमात के तौर पर मौजूद थी, उस वक्त भी इस शहर में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर इसी तरह तबाह था, तो जब भी बेहतरी नहीं मुमकिन हो सकी थी? मैंने तो कहा नहीं कि हम गंदे बच्चे हैं, लेकिन ये क्या है कि हमारे पास आता है। इस वक्त सिंध के अस्पतालों में 60% मरीज दूसरे सूबों से आ रहे हैं। इस वक्त अफगानिस्तान के मरीज जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये करोड़ों का इलाज जो है वो मतलब हमने करके दिखाया है। हमने किस तरीके से सूबाई टैक्स बढ़ाए कि 6 बिलियन पे हमने सेल्स टैक्स लिया था सर्विसेज पे, हर साल हम 1 बिलियन कम कर रहे हैं और इस साल हमारे प्रोजेक्टेड जो है वो 141 बिलियन। तो टैक्स कैसे जमा किए जा सकते हैं, कलेक्शन किस तरीके से होना चाहिए, ये सिंध ने बताया है। महंगे से महंगा इलाज किस तरीके से मुफ्त होना चाहिए जी, ये सिंध ने बताया है। इस साल हमारी कोशिश थी कि यूनिवर्सिटियों से, मेडिकल कॉलेजों से, इंजीनियरिंग कॉलेजों से फीस खत्म कर दी जाए, क्योंकि अगर इलाज मुफ्त हो रहा है तो तालीम भी मुफ्त होनी चाहिए। 12-13 बिलियन का खर्चा था, हम नहीं निकाल पा रहे। ओके, ठीक है। ताज हैदर साहब अपना ओपिनियन दे रहे थे, लेकिन मैं उसामा कादरी साहब से लास्टली ओपिनियन लेना चाहती हूँ। उसामा कादरी साहब, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गंदा बच्चा है, जैसे खुद ताज हैदर साहब कह रहे थे, तो सारे आते तो यहीं पर हैं, यहाँ पर फैसिलिटेट किया जा रहा है, आप इस बात को एंडोर्स करते हैं? देखिए, मैं उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा, मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े बिल्कुल सीनियर सियासतदान हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो बातें इन्होंने सिंध के हवाले से की हैं, तो माजरत के साथ मैं ये कहूँगा कि ट्रांसपोर्ट के निज़ाम के लिए अपने गुज़िश्ता 10 साल के दौरान हुकूमत सिंध ने कराची को 10 बसें जो है खैरात में दी हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। अगर K4 की बात की जाए तो उस पर जो है इन्होंने उस पर जो है जो इनका शेयर बनता था हुकूमत सिंध ने वो अदा नहीं किया, सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के ऊपर। वो आज जो है वो अपनी दुगनी तिगनी रफ्तार से जो है उसने अपनी कीमत बढ़ा ली है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस तरह से इन्होंने इस शहर को मफलूज किया है और इस शहर को मफलूज करने के साथ साथ इस शहर को नोचा है, उस हवाले से जो है यहाँ के शहरी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अब उन्हें अपनी आखिरी जंग लड़ना होगी और आखिरी जंग जो है वो इस सूरत में होगी कि जी अपने तौर पर कराची को डिस्ट्रिक्ट तो बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इंतजामी बुनियादों के ऊपर सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम करने पर रजामंद है। हम तकसीम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि इंतजामी बुनियादों के ऊपर पूरे मुल्क में नए सूबे बनाए जाए। उसामा कादरी साहब, मैं आपकी कदर कलामी करते हुए कहूँ, ये वाला जो नारा, जो सूबे का नारा है, ये तो आप सिर्फ शायद मेरा ख्याल है इलेक्शन में ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी कोई अभी तक बुनियाद नहीं नजर आ रही। कुछ जमीनी हकायक इसको जिसे कहते हैं फेवर नहीं कर रहे शायद। देखिए, ये नारा सिर्फ एमक्यूएम तो बहुत बाद में हमारे जो वजूद में आई है। उससे कबल भी जो है कराची के जो लोग थे, जो दर्दमंद दिल रखने वाले लोग थे, वो 1970 से पहले से 1970 के बाद खुसूसन यहाँ के लोगों ने, कराची के लोगों ने जो है इस नारे को लगाना शुरू कर दिया था। तो आज भी वो नारा उसी तरह कायम और दायम है। अच्छा। इस पर भी हमारी बातचीत हो रही है। यकीनन इंशाअल्लाह वो वक्त भी आएगा कि कौमी असेंबली में जो है जिस तरह हजारा सूबे का बिल पेश किया गया है इंतजामी बुनियादों के ऊपर, और पंजाब में जुनूबी सूबा पंजाब का बिल जो है वो लाया गया है, तो इंशाअल्लाह वो वक्त भी आएगा कि कराची में जुनूबी सूबे का इंतजामी बुनियादों के ऊपर एक नई यूनिट का क़याम भी अमल में आएगा और बिल भी आएगा इसका। ठीक है उसामा कादरी साहब, आप अपना ओपिनियन दे रहे थे, कह रहे हैं कि वो वक्त भी आएगा कि शायद सूबे का बिल पेश किया जाए असेंबली में। बहुत बहुत शुक्रिया आलमगीर खान साहब, आपका भी बेइंतहा शुक्रिया। ताज हैदर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपना ओपिनियन दिया है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हैं सरबराह माली कमेटी के, जरा उनसे हम बात करना चाह रहे हैं और अब से कुछ देर में वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। हम जरा कराची के सिनेरियो में उनका भी ओपिनियन लेना चाहते हैं कि बहैसियत जाहिर है वो मेयर रह चुके हैं यहाँ पर, और बहैसियत मेयर उस जमाने में शायद उनके लिए इस नौयत के मसाइल ना हो जिससे आज के मेयर कराची जूझ रहे हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकाइक हैं उस पर तबसरा या उस पर उनकी बात सुनना अहम इसलिए है क्योंकि वो एमक्यूएम का बहरहाल हिस्सा रहे और स्ट्रॉन्ग हिस्सा रहे हैं इस वक्त, जबकि एमक्यूएम वफाक में एक मरतबा फिर सेंटर ऑफ अटेंशन बनी
नहीं है, जैसे मैं बारहा ये लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ। दोनों बड़ी जमातें, जो कि एक हुक्मरान जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दूसरी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सिंध में हुक्मरान जमात है, दोनों ही चाहते हैं कि एमक्यूएम से उनकी कुर्बतें बरकरार रहें। फायदा किसको होगा? कराची में रहने वाले लोग इससे कितना फायदा उठा सकेंगे? इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि डॉक्टर फारूक सत्तार सरबराह एमक्यूएम बहाली कमेटी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। जरा उनसे भी ओपिनियन लेते हैं कि एमक्यूएम को वजारत मिल रही है, लेकिन एमक्यूएम की खुद की कारकर्दगी सवालिया निशान बनती जा रही है। अगर मेयर के हवाले से कराची की सूरत हाल पर बात करें, हैदराबाद की सूरत हाल पर बात करें, अगर हम फारूक सत्तार साहब टेलीफोन लाइन पर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम फारूक सत्तार साहब। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सुना आजकल आप इस्लामाबाद में ज्यादा हैं? नहीं, मैं तो कराची में हूँ। अच्छा। और कराची में ही हूँ। अच्छा। और कराची में ही रहूंगा। अच्छा, ठीक है। और मुझे अपने शहर से, अपने मुल्क से, दोनों से मोहब्बत है। हाँ, ठीक है। और मैं कराची का फर्जंद हूँ। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ के लोगों की 40 साल से खिदमत कर रहा हूँ, जो मेरे बस में है। मैंने पहले भी किया और अब भी कर रहा हूँ, बगैर किसी सिला और सताइश की तमन्ना के। वो मैं इस उसूल का तो कायल ही नहीं हूँ कि जो जीता वो वजीर, जो हारा वो मुशीर, हाँ। और बाकी जो बचे वो बना दिए गए सफीर। अच्छा। तो मेरा तो ये नजरिया है। अच्छा, चले, अब आप खुद ही वजीर और सफीरों पर आ गए ना, तो एमक्यूएम को वजारत मिल रही है। आप समझते हैं एक और वजारत के बाद एमक्यूएम मजीद मजबूत हो जाएगी और वो सारे ख्वाब जो कराची के लिए देख रही है एमक्यूएम, वो पूरे हो जाएंगे? मुझे इंतहाई अफसोस हुआ ये बात सुन करके। एमक्यूएम पाकिस्तान के मेरे पुराने साथी लोगों की पुराशोभ हालात को देखने की बजाय वो वजारतों की तरफ देख रहे हैं। अच्छा। और कितने सदमे की बात है कि ये एमक्यूएम मजबूत नहीं होगी। एमक्यूएम अपनी तारीख की सबसे, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी आजमाइश में आएगी और इंतहाई कमजोर एमक्यूएम सामने आएगी। अच्छा, ये आपकी राय है कि एमक्यूएम इंतहाई कमजोर हो जाएगी अगर ये वजारत भी इसके पलड़े में आ जाती है तो? इसलिए देखें, मैं ये कहता हूँ कि वजारत लेने की बजाय ये बजट में 200-300 अरब रुपए कराची के लिए हर साल, क्योंकि 2000 अरब रुपए का टैक्स हम देते हैं, तो कम से कम हमारी आबादी मुल्क का 10% है। पूरे रेवेन्यू का हमें 10% ना दे, लेकिन कम से कम जो हम देते हैं उसका तो 10% हमें दें। 200 अरब तो हमें मिलना चाहिए। कराची के पानी K4 का पहला मरहला, उसमें ताखीर हो गई। दूसरा मरहला कब शुरू होगा? तीसरा मरहले के तो नंबर आएगा नहीं है। तीनों मरहलों के लिए 90 से 100 अरब रुपया अभी से ले लें और 3 साल में उसे मुकम्मल कराने की यकीन दहानी लें और सर्कुलर रेलवे के मंसूबे के लिए 150 अरब रुपया ले लें। लेकिन डॉक्टर साहब, आपकी कथा कलामी करते हुए, जब आप खुद एमक्यूएम का हिस्सा थे तो आप कहते थे जब तक हम ग्राउंड पे होंगे नहीं, लोगों से लेंगे नहीं, तो हम डिलीवर क्या करेंगे? अब एमक्यूएम की भी यही प्ली है कि भाई लेंगे तो ही कुछ देंगे ना। नहीं, देखें, ये बिल्कुल गलत खबर है जो आप तक पहुंची है। अच्छा। मैंने उस वक्त भी पार्टी में वजारतों पर हमेशा जो मकासद जिनके लिए एमक्यूएम बनी है, उनके हुसूल, अवाम के बुनियादी मसाइल के हल, उनके मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उन्हें समाजी और माशी तरक्की के मौके फराहम करने के लिए, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी खात्मे के लिए जो इक़दाम हो सकता है, फिर कराची के साथ दीगर बल्दियाती इदारों की खुद मुख्तारी आइन में बल्दियाती उमूर के तहफ़्फ़ुज़, टैक्सों का मुनसिफाना निज़ाम, वसाइल की मुनसिफाना तक़सीम और उसी के साथ साथ कराची की मरदमशुमारी और फिर नुमाइंदगी और जो तरक्याती फंड में हमारा हिस्सा बनता है वो, ये सारी बातें, फिर इंतजामी यूनिट, जनूबी सिंध इंतजामी यूनिट और फिर उसके बाद मतरूका सिंध की जमीन पर जो हमारा हक है, ये बातें। और अगर कुछ ना लें जो 5000 सरकारी
क्वार्टर्स के मकीन 70 सालों से उनसे एमकेएम ने भी वादे किए, उससे पहले की हुकूमतों ने भी किए, हर सियासी जमात ने वादे किए, लेकिन उन्हें मालिकाना हुकूक नहीं दिए। वजारत ना लें, ठीक है, उसके बदले में इन 5000 लोगों को मालिकाना हुकूक और लीज दिला दें। मैं समझता हूँ कि ये एमकेएम की तारीख का बड़ा कारनामा होगा। ओके, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे जरा ये तो बताएं ना, देखिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एमकेएम नहीं बैठेगी, जो कि बैठी हुई तो है, एक और वजारत मिल जाएगी, बजट अप्रूव हो जाएगा, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठने में उसको कौन सा फैज है? क्योंकि अगर सिंध में हम देखें तो मेयर कराची चीख रहे हैं कि हाथ पैर बांध दिए हैं, बल्दियात का निजाम मेरे पास है नहीं, मैं चीजें बेहतर करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं सकती। देखिए, हाथ पैर तो इन्होंने अपने खुद बांध दिए हैं ना, किसी और ने नहीं बांधे हैं। अच्छा, इन्हें किसने मना किया कि एक मुजाहिरा क्या मेयर कराची वसीम अख्तर ने वजीर आला हाउस पर जाकर अपनी पूरी काउंसिल के कम से कम जो 3000 काउंसिलर हैं जी, 2500 मेरे ख्याल में 2500 काउंसिलर्स हैं, उसमें चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, उन सबको ले जाए और पानी के लिए मुजाहिरा करे। वाटर बोर्ड तहवील में होना चाहिए केएमसी की, उसके लिए मुजाहिरा करें। बिल्डिंग कंट्रोल मेयर के अंडर में होना चाहिए, उसके लिए मुजाहिरा करें। अवाम को बाद में लाए, पहले कम से कम खुद तो जाके धरना दें। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि एमकेएम के जो इलेक्टेड मेयर हैं वो इस वक्त खुद ही विलिंग नहीं है मुजाहिरे करने में या अपने इख्तियारात हासिल करने में? मैं यही तो कह रहा हूँ कि खुद जब अपने हाथ पर खुद ही बांध दिए हैं तो सिर्फ ये मैं तो देखें मेरे साथ ये पूरी फोर्स नहीं है इस वक्त, और कि ये जो केएमसी के काउंसलर्स या ये चेयरमैन, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जहां मुजाहिरा होगा अवामी, मैंने कहा और मेरे इल्म में मुझे बताया जाएगा। आप चाहे तो मेरा नंबर तशहीर कर दें अपने टीवी के प्रोग्राम में, नहीं। लोग मुझे फोन करें, मुझे मुजाहिरे के लिए बुलाए, मैं वहां पर जाऊंगा। मेयर कराची को भी अवामी मुजाहिरों में जाना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर क्या आपको लगता है, क्योंकि वक्त खत्म हो गया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि अगर सिंध में जो गिरफ्तारियों की खबरें हैं, इसमें वजीर आला सिंध भी अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो आपको लग रहा है कि कुछ टर्मोइल की कैफियत होगी या पोजीशन आप देख रहे हैं चेंज हो सकती है? अब देखें, ये तो गिरफ्तारी बिला जवाज नहीं होनी चाहिए किसी की, ठीक है, गिरफ्तारी हो सबूत और शवाहिद के साथ, और फिर वो केस अदालत में भी जो है वो ठहरना चाहिए, वरना वही होगा कि जो एतबार हमारे सिस्टम का खत्म हो जाएगा, नैब का एतबार वैसे ही उस पर बहुत सारे सवालात है वो भी खत्म होगा, तकाजा का, इन्वेस्टिगेशन का, प्रोसिक्यूशन का, ये सारा तहकीकाती टीमों का। तो मैं समझता हूँ कि जो भी कार्रवाई हो किसी के खिलाफ भी हो, जिन्होंने करप्शन की है उन्हें जवाब देना होगा। ठीक है, ये कानूनी जंग है, तो पीपल्स पार्टी यानी आसिफ अली जरदारी साहब के जो प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमीन उल हक साहब ने असेंबली में बात की, आप उसको सेकंड कर रहे हैं? मैं तो इसलिए सेकंड करूंगा कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में एमक्यूएम के किसी भी असीर को जो कॉन्विक्टेड नहीं था, इल्जाम थे, लेकिन हमें कभी सिंध असेंबली में मेरे किसी एमपीए को नहीं प्रोड्यूस किया जाता था, मुझे अच्छी तरह याद है। अच्छा, आज जब उनकी बारी आई है तो वो इतना आसमान सर पे उठा रहे हैं, तो जो चीज आज उनके साथ हो रही है, तो उन्होंने भी इसी तरह का गैर जमहूरी और आमराना रवैया अपने मुखालिफिन के खिलाफ, और खासतौर पर एमकेएम और एमकेएम के एमपीएज और एमएनएज के खिलाफ उन्होंने भी इसी तरह का बर्ताव किया है पीपल्स पार्टी ने अपने अदवार में। तो खैर लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि जरदारी साहब हो, कोई भी हो, अगर वो एमएनए हैं, एमपी हैं और उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन्हें पेश होना चाहिए। ओके, अच्छा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, क्योंकि जाहिर है अगर कारकर्दगी की बात करें तो आप खुद भी मुतमईन नहीं है एमकेएम की कारकर्दगी से, चाहे 162 अरब रुपए का पैकेज भी मिल जाए, आप समझते हैं या हालात बेहतर होंगे, वजारत भी मिल जाए तो कोई बेहतरी मुमकिन है शहर की और हैदराबाद की भी? देखिए, मैं अपने मेयर और एमकेएम की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, और इसीलिए वो मेरी इस बात से मुतमईन नहीं थे, इसीलिए उन्होंने मुझे सबने मिलकर निकाल दिया, मेरी बुनियादी रुकनियत से मुझे हटा दिया। ठीक है ना, तो वजह साफ सामने कि मैं मुतमईन नहीं था, मैं अरबों रुपए का हिसाब मांग रहा था, मैं तरजीहात पूछ रहा था, मैं कह रहा था कुछ नहीं करो, सिर्फ कराची से कचरा उठा दो, सारे पैसे कचरे उठाने पे लगा दो, कुछ बड़े कुछ इलाकों में निकासी या आपकी लाइनें बदल दो, वहां इतना पैसा है, इसका मकसद है फारूक सत्तार साहब इतना पैसा है, इतना है। देखिए 15 अरब रुपए अब तक मिले हैं ना, 1 अरब रुपए 2 अरब रुपए से कचरा उठ सकता था कराची का एक साथ, अगर सिर्फ 2 अरब रुपए कचरे उठाने में लगा दें। फिर इसी तरह 1 अरब रुपए से
بلدیہ کا اور اورنگی کا پانی ٹھیک ہو سکتا تھا اور ملیے کا نکاسی آپ اب ماڈل بناتے ہیں نا. آپ 3 علاقے لیتے, واٹر بورڈ کو پیسہ دیتے, سندھ گورنمنٹ کو پیسہ دیتے, کہتے یہ ہمارا کانٹریکٹ کا کام آپ کریں, سپرویژن ہم کریں گے, یہ پیسے ہم کھانے نہیں دیں گے, ایک ایک پائی پیسہ ہمارے علاقے میں لگنا چاہیے. تو اسے کام کرنا پڑتا. یعنی یہ وزارت اور ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, پھر تو یہ بات آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے. دیکھیں نا, وزارت لی ہے, یہ میئرشپ بھی لی ہے. میں نے تو یہ بھی سوال کیا تھا کہ ہمیں بلدیاتی انتخابات سے بہت پہلے ہم رونا روتے رہیں گے اور ہم میئرشپ بھی رکھیں گے, ہمیں تو میئرشپ بھی آنے والے دنوں میں چھوڑ دینی چاہیے ایم کیو ایم کو. ٹھیک ہے, پھر آپ رونا, اب عوام کس منہ سے عوام کے سامنے جائیں گے؟ ہاں یہ بات تو بالکل حقیقت ہے کہ کس منہ سے جائیں گے, یہ ایک سوال ہے. بہرحال ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اپنا. سربراہ ایم کیو ایم بحالی کمیٹی جو کہ ابھی تک بحال نہیں ہوئی ہے, اس کے سربراہ ہیں. یہ کب ہوگا, بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا, اس پر قیاس بعد میں ہوگا یا اس پر تبصرہ بعد میں ہوگا. اس وقت ظاہر ہے ایم کیو ایم کی پوزیشن ایک مرتبہ پھر مستحکم ہوئی ہے. وفاق کی اگر بات کی جائے, پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی ہے ایم کیو ایم, لیکن دیکھنا یہ بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے سندھ میں کس طرح نبض آزما ہوگی ایم کیو ایم, کیونکہ میئر کراچی کے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں. اسامہ قادری صاحب کہہ رہے تھے کہ قانون میں کچھ نہ کچھ ایسی امپلیمنٹیشن لے کر آئیں گے, کچھ نہ کچھ اس میں جو لکناز ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے, اور سندھ کو اور کراچی کو اس کا حق دلوایا جائے گا قانونی طور پر. ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.